नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, इंजीनियरिंग, ट्रेड विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठ्यचर्या में अंकित सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन प्लेन पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। व्हाट वी विल डिस्कस, आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, locating center of gravity and geometrical symmetrical objects, center of gravity of some common symmetrical objects, definition of equilibrium, states of equilibrium, types of equilibrium, static equilibrium और equilibrium of forces in plane। ये टोटल 8 लेवल्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशंस क्या है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन अ बॉडी एट विच द एंटायर मास में बी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब क्या है इसका, कि किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट जहाँ पर उसका एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड होता हो उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम, और इस तरह से ये हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है, और इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं कि उसका एंटायर मास उस पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट इन अ बॉडी ऑफ मैटर वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी मे बी assumed टू बी concentrated। जैसा सेंटर ऑफ मास है वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फर्क क्या है कि इसमें हम टोटल वेट को कंसीडर करते हैं। वेट और मास में हम फर्क जानते हैं। वेट क्या होता है? वेट को हम हिंदी में भार बोलते हैं, मास को हम द्रव्यमान बोलते हैं। तो भार एक प्रकार का बल होता है। तो ऐसा पॉइंट किसी भी बॉडी में जहाँ पर बॉडी का कंप्लीट वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मतलब क्या है इनका, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है दोनों ही डेफिनेशन में, कि यदि हम उस पॉइंट के सापेक्ष यदि उस वस्तु को बैलेंस करना चाहें तो वो वस्तु बैलेंस हो जाएगी या वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक इमेजिनरी पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास भी एक इमेजिनरी पॉइंट है। तो इनकी डेफिनेशंस क्या हैं? एक में मास है, एक में वेट है, बस फर्क केवल इतना है। तो ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिस पर बॉडी बैलेंस हो जाए उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो आइए हम कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी देखेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे और भी डिफाइन करेंगे। लोकेटिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब लोकेट कैसे करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज एट द मिड पॉइंट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आए। तो यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके जिस पर हम एक्सिस ड्रॉ करें, यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यदि हम उनको फोल्ड करें किसी एक्सिस के सापेक्ष तो वो पूर्णतः फोल्ड हो जाए, मतलब एक दूसरे पर मिरर इमेज क्रिएट कर लें। जैसे एक बुक दिख रही है जो आपको नीचे, इसको यदि मैं एक्स एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसको फोल्ड करूंगा तो ये कंप्लीट दूसरे पार्ट को ढक लेगी, मतलब मिरर इमेज क्रिएट कर देगी। तो ये क्या बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। ऐसे ही यदि मैं बाय एक्सिस के सापेक्ष देखूं तो बाय एक्सिस के सापेक्ष भी ये बुक को यदि मैं फोल्ड करूंगा तो ये दूसरे पार्ट को पूर्णतः ढक लेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है? तो क्या कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द मिड पॉइंट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है या जो उसका मिड पॉइंट होता है वहीं पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है या स्थिर होती है। ठीक है। सपोर्टिंग दैट सिंगल पॉइंट सपोर्ट बैलेंस द होल ऑब्जेक्ट। जो मैंने अभी बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है कि यदि उसके सापेक्ष हम पूरी कितनी भी भारी वस्तु हो उसको यदि हम बैलेंस करना चाहें तो हम बैलेंस कर सकते हैं। एक सुई की नोक पर भी हम भारी वस्तु को बैलेंस कर सकते हैं यदि हमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक
बुक रखी हुई है और एक स्पेयर है या गोला है जिसको हम बोलते हैं। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है ये। यदि हम इसको ये भी 3D ऑब्जेक्ट है, पर इसको यदि हम प्लेन में ले लें तो ये 2D ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से देखें हम, तो इसका जो रेड कलर से जो सेंटर दिख रहा है आपको, यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे ही स्पेयर की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल है, इसलिए इनका ज्योमेट्रिक सेंटर ही इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। Sometimes the center of gravity of an object may be located where no actual material exists। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जनरली हम ये सोचते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसी जगह पर होगी जहाँ पर वस्तु है, मतलब वस्तु का मास है या वस्तु खुद लोकेटेड है, तो वस्तु के अंदर ही होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जनरली हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, पर ऐसा नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एस एस की एक रिंग जो देख रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में जो रेड पॉइंट दिख रहा है वहाँ पर। इट मीन्स ऐसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती हैं ऑब्जेक्ट्स की जहाँ पर कोई एक्चुअल मटेरियल या मेटल एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली दिमाग में आता है ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी तो वस्तु के अंदर ही या ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही, मतलब जहाँ मास है, जहाँ उसका भार है, उसी जगह पर तो होगी वहाँ पर, या जहाँ मटेरियल है वहीं तो होगी। जहाँ मटेरियल नहीं है वहाँ कैसे होगी? लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ मटेरियल नहीं है। जैसे इसका एक और एग्जांपल है, आप देख रहे हैं ये एसएस की रिंग तो देख ही रहे हैं, और इसका एग्जांपल है एल शेप। एल शेप में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल के बाहर एग्जिस्ट करती है। ऐसे कई और एग्जांपल्स भी हैं। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर मटेरियल है। अब ये कुछ कॉमन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कुछ सिमेट्रिकल नहीं भी हैं। तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जैसे सर्किल है, सर्किल एक 2D ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर जो आपको दिख रहा है जी, यहाँ पर नोट किया है, वो वहीं पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल देख रहे हैं, जो रेक्टेंगल है यदि ये स्क्वायर भी होता तो भी इसके जो है, जो इसका मिड पॉइंट होता वहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करते हैं। तो जैसे स्क्वायर होता तो दोनों तरफ से सेम आती a/2 पर ये रेक्टेंगल है तो आप देख रहे हो ये एक टाइप की डिस्टेंस होती है। बताते हैं कि एक सापेक्ष किसी एक्सिस को लेते हैं या किसी लाइन को लेते हैं, उसके सापेक्ष सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी बताते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि हमने लोकेट करी तो उसकी हमें किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष उसकी दूरी बताना होगा। तो यदि हम इस तरफ देखें तो b/2 डिस्टेंस पर है, और इस साइड से देखें तो l/2 डिस्टेंस पर जी लाई कर रही है इस रेक्टेंगल की। इसी प्रकार से कोन की भी h/4 होती है, नीचे से ऊपर से कुछ अलग होगी, नीचे से अलग होगी, क्योंकि एक टाइप की डिस्टेंस है जहाँ पर ये लाई करती है, वहाँ उसके सापेक्ष हम कोई चीज़ लेते हैं, वस्तु लेते हैं, एक्सेस लेते हैं, लाइन लेते हैं, उसके सापेक्ष उसकी दूरी बताते हैं। जैसे आप हेमीस्फेयर देख रहे हैं, यहाँ पर 3r/8 है जो इसकी r इसकी रेडियस है। ऐसे ही सेगमेंट ऑफ स्फीयर की अलग, सेमी सर्किल की भी देख रहे हैं 4r/3π है। ऐसे ही आप ट्रेपेजियम की भी देख रहे हैं। तो हर एक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर लाई करेगी। यदि सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर उसकी डिफरेंट मेथड से हम सीजी निकालते हैं। जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल की h/3 होती है नीचे से, ऊपर से आप मेजर करोगे कोन कोन की साइड से तो 2h/3 होती है। डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। A body is said to be in equilibrium if the resultant of all the forces acting on a body is zero and if there is no turning moment। तो कोई भी वस्तु इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगी? जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, मतलब किसी भी वस्तु पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो उनका रिजल्टेंट जीरो होगा, तो ही हम उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहेंगे। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ये पत्थर रखा हुआ है, ये उस जगह पर ही रखा हुआ है, कहीं गिर नहीं रहा, हिल नहीं रहा है। इट मीन्स क्या है, इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है फोर्सेस का वो जीरो आ रहा है। किसी प्रकार का कोई टर्निंग मूवमेंट भी नहीं। अब इट्स स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप की स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की। हम एक एक करके देखेंगे कि स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? A body is said to be in stable equilibrium if it returns to its original position when slightly displaced। It means कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसी बॉडी में की स्टेट्स को कब कहेंगे?
हम जब कहेंगे जब इसको ओरिजिनल पोजीशन से यदि हम स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करें, थोड़ा सा फोर्स लगा के हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करें तो ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो उस चीज़ उस कंडीशन को या उस स्टेट को हम बोलेंगे कि ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे आप ये कोन देख रहे हैं, इसकी सीजी आपको ब्लू कलर से पॉइंट से दिख रही है। यदि हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे तो उसके बावजूद भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन नहीं छोड़ेगा, चेंज करने के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इट मीन्स क्या है कि ये स्टेबल कंडीशन है, इसको आप स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर रहे हैं। स्लाइटली शब्द पे इंपॉर्टेंट ध्यान दें, स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जोर से आप मारोगे तो फिर तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, पर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करें तो ये वापस से अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। तो सी जी इज़ एज लो एज पॉसिबल। ये कब स्टेबल को अचीव कर पाते हैं हम, किसी स्टेबल कंडीशन को कब अचीव कर पाते हैं, जब उस ऑब्जेक्ट की सी जी एज लो एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। नीचे मतलब ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। जितनी किसी ऑब्जेक्ट की सी जी नीचे होगी उतना ज़्यादा उसमें अच्छी स्टेबिलिटी होगी। अभी हम और आगे देखेंगे अनस्टेबल और न्यूट्रल के केस में तो हमें समझ में आएगा कि जितनी सी जी नीचे होगी उतनी ही अच्छा उसका स्टेबल कंडीशन अचीव कर पाएगा। तो ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? A body is said to be an unstable equilibrium if it does not return to its original position when slightly displaced। अब देखो कोन की रखने की हमने तरीका बदल दिया। अब ये कोन का जो अपर एरिया है उसके ऊपर रखा हुआ है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्लाइड, फिर वही स्लाइटली बढ़ रहा है। यदि हम स्लाइटली इस कोन को भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये बहुत जल्दी गिर जाएगा। जैसे हमने जैसे तैसे करके इसको इस पोजीशन में रख भी दिया, तो हम स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो ये कोन गिर जाएगा। इट मीन्स क्या है, ये कंडीशन अनस्टेबल कंडीशन में। क्यों अनस्टेबल कंडीशन में? क्योंकि जैसे मैं अभी बता रहा था कि अब जैसे सेकंड लाइन लिखी है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स टेकिंग इट अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऑब्वियसली गिर जाएगा। जब गिर जाएगा तो इसकी सीजी की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सीजी इज एट हाई पॉइंट्स, मतलब इस कंडीशन में यदि हम कोन को रखते हैं तो उसकी सीजी ग्राउंड से बहुत ऊपर। इसी वजह से ये अनस्टेबल कंडीशन में रखा जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल की कंडीशन यदि हमें अचीव करना है तो क्या है कि सीजी जितनी ग्राउंड से नीचे होगी उतना ही अच्छा है। कहने का मतलब ये है। और सभी कंडीशन में स्लाइटली वर्ड पे जरूर ध्यान देना, मतलब थोड़ा डिस्प्लेस करना है, ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं। उस कंडीशन में वो स्टेबल रहेगा कि अनस्टेबल रहेगा, तो इस प्रकार से वो स्टेट्स कहलाएगी। थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब ही हम जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिस कंडीशन में रखा है, जैसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़े पहले, अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट टेक्स अ न्यू पोजीशन सिमिलर टू इट्स ओरिजिनल। मीन्स यदि इस पोजीशन में कोन रखा और इसको हम यदि स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं या स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं तो ये क्या होगा, अपनी पोजीशन छोड़ेगा, लेकिन जिस अवस्था में रखा है वैसा ही रखा है। ये अपनी नई पोजीशन तो ले लेगा, लेकिन जो नई पोजीशन है वो पुरानी पोजीशन के सिमिलर ही होगी, कोई इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो ये कोन जिस प्रकार रखा हुआ है, इसको मैं स्लाइटली यदि डिस्प्लेस करूँ तो ये एक साइड से घूम जाएगा, घूम के वापस से रखा हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होगा कि उसकी पोजीशन तो चेंज हुई पर उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो वैसी की वैसी है। न्यू पोजीशन तो ले ली उसने, लेकिन जिस अवस्था में रखा था उसी अवस्था में रखा रहा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स अनडिस्टर्ब, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब ही नहीं, ना तो नीदर रेज्ड नॉर लोअर, मतलब ना तो उसकी ऊंचाई पे गई ना नीचाई पे गई, जहाँ पर थी वहीं पे थी। तो पोजीशन तो उसने चेंज करी पर पोजीशन चेंज करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने अभी स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखी, इसका देखो आप एग्जांपल से भी देख सकते हो। ये कोन एक रखा हुआ है स्टेबल कंडीशन में, क्योंकि इसकी आप देख रहे हैं सीजी ग्राउंड से कितने नीचे। अनस्टेबल कंडीशन क्या है कि इसकी सीजी जो है ग्राउंड से कितने ऊपर है, इसी वजह से ये अनस्टेबल कंडीशन में।
और न्यूट्रल का देखिए एक और एग्जांपल कितना अच्छा दिया हुआ है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर में इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दिख रही है, इसमें ये एक बॉल मान लीजिए आप, गोला है, यदि आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे तो ये क्या होगा, एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर चली जाएगी, अपनी नई पोजीशन ले लेगी, पर इसकी सीजी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको न्यूट्रल कंडीशन में डाला गया है। तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तीन कंडीशन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हम इक्विलिब्रियम की होती हैं। तो एक स्टेबल होती है, एक अनस्टेबल होती है, एक न्यूट्रल होती है। अब टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। Static equilibrium. If some forces are acting on a body horizontally or vertically and the body remains at states of rest is called static equilibrium. मतलब किसी बॉडी पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फोर्सेस लग रहे हैं, फिर भी बॉडी जो है रेस्ट की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बॉडी को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। बॉडी किस कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इस पर फोर्सेस भी लग रहे हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, पर उसके बावजूद भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो ऐसी कंडीशन को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल है इसका, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, एक किताब जो टेबल पर रखी हुई है, तो आप जानते हैं कि बुक का खुद का एक सेल्फ वेट होगा जो W होता है, जो डाउनवर्ड काम कर रहा है। इसी तरीके से जब कोई वस्तु टेबल पर रखी हुई है या हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होती है, जो इस कंडीशन में बुक को टेबल दे रही है। तो टेबल अपर डायरेक्शन में दे रही है, इसी वजह से बुक अपनी जगह पर रखी हुई है। तो वर्टिकली फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, उसके बावजूद भी बुक अपनी कंडीशन में रेस्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक कंडीशन या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से ये एक एग्जांपल डायग्राम दिया हुआ है बहुत अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो उसका एक सेल्फ वेट जो ग्रेविटी पुल्स डाउनवर्ड ऑन अ पर्सन, नीचे की ओर लग रही है, और फ्लोर पुशेस अपवर्ड ऑन द पर्सन, जो मैंने बताया नॉर्मल रिएक्शन, जो फ्लोर जनरेट कर रहा है उसके वेट की वजह से। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति जो है वो रेस्ट की कंडीशन में, तो फोर्सेस इसके बैलेंस्ड हैं, इस वजह से ये रेस्ट है, रेस्ट की कंडीशन में। तो रेस्ट की कंडीशन में तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टैटिक की कंडीशन में। डायनेमिक का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब यही चीज़ मोशन में आ जाती है तो वो डायनेमिक कंडीशंस कहलाती हैं। हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। In static systems where motion does not occur, the sum of the forces in all direction must always equal to 0. जो हम बार बार कह रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्सेस नहीं होना चाहिए, फोर्सेस कितने भी लग रहे हों पर वो एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाएं, मतलब कैंसिल आउट हो जाएं, तो उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ऐसे ही सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, स्टैटिक सिस्टम, जहाँ पर एक तो मोशन ना हो, रेस्ट की कंडीशन हो, और जितने भी फोर्सेस लग रहे हों, यदि हम 2D की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यदि हम 3D की बात करते हैं तो एक एक्सिस और जनरेट हो जाता है। तो तीनों ही कंडीशन में या तीनों ही एक्सिस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, वो सभी के सभी उनका रिजल्टेंट लेने पर जीरो यदि आता है, तो ऐसे सिस्टम्स स्टैटिक कहलाते हैं। तो स्टैटिक की दो कंडीशन है कि एक तो मोशन नहीं होना चाहिए और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ द फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन मस्ट ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या कह रहा है ये, रिजल्टेंट, सम ऑफ द फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन मतलब उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अदरवाइज इट्स अ डायनेमिक प्रॉब्लम, जो मैंने बताया यदि मोशन होता तो ये किस में आता है, डायनेमिक प्रॉब्लम्स में आता है। This concept can be represented mathematically with the following equations. Mathematically भी हम इसको represent कर सकते हैं, summation of all the forces in x direction is 0, summation of all the forces in y direction 0, summation of all the forces in z direction 0। यदि हम 3D ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो z डायरेक्शन की भी बात करेंगे, यदि हम 2D की बात कर रहे हैं, प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो दो ही इक्वेशन बहुत हैं, summation of all the forces in x direction 0, summation of all the forces in y direction 0। जेड की आवश्यकता नहीं है, 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी हम तीसरी डायरेक्शन में भी इसके फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम जब भी फोर्सेस को सॉल्व करते हैं
तो हम यदि 2D प्लेन्स की बात करते हैं तो पहले हम वर्टिकली करते हैं फिर हॉरिजॉन्टली करते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग करते हैं। कहने का मतलब ये, यदि कोई इंक्लाइन फोर्स लग रहा होता है तो उसके फिर हम कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 कंपोनेंट बनाते हैं। तो उसको हम एक बार हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर लेते हैं और एक बार उसका जो एक कंपोनेंट होता है वो वर्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। पर हम करेंगे हमेशा एक्सिस पे, या बट एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या 2D की बात कर रहे हैं। 3D है तो फिर जेड डायरेक्शन में भी सारे फोर्सेस को हम समेशन उसका चेक करेंगे। यदि समेशन सभी का इक्वल टू 0 आता है, इट मीन्स वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में इक्विलिब्रियम में मोशन नहीं हो रहा। और यदि समेशन एक का भी 0 नहीं आता है, इट मीन्स वो स्टैटिक सिस्टम्स नहीं कहलाएंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम फोर्सेस इन प्लेन्स, प्लेन्स का मैंने जैसे बताया आपको, तो the algebraic sum of all the horizontal or vertical forces acting on a body which is in equilibrium must equal to 0। कोई वस्तु जो इक्विलिब्रियम में है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। स्टार्टिंग में लिखा भी है समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ एफ एट एक्स डायरेक्शन एक बार वाई डायरेक्शन। एक्स को हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, वाई को वर्टिकल बोल देते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो दोनों ही पोजीशंस में हम उनके फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। यदि उनका सम 0 आता है तो वो हम उसको स्टैटिक कंडीशन में रखेंगे। इसी प्रकार से हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन प्लेन्स में सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो वस्तु जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। जैसे इसका एग्जांपल, एक जो व्यक्ति खड़ा है इसका वेट नीचे लग रहा है, इस जो सतह है वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में दे रही है, तो दोनों का समीशन जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है। इट मीन्स ये वस्तु जो है इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ मोशन भी नहीं हो रहा, रेस्ट है, रेस्ट की कंडीशन है। अब यहाँ पे लिखा है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम हम हमेशा फोर्सेस के बनाते हैं, मतलब उसमें जो ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर, जो शेप होता है और भी चीज़ें होती हैं वो सब हम कंसीडर नहीं करते। हम केवल फोर्सेस को कंसीडर करते हैं कि कौन सा फोर्सेस कितनी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है और क्या मैग्नीट्यूड का लग रहा है, बस उस जो डायग्राम बनता है उसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं अच्छे, जैसे आप देख रहे हैं कि एक वस्तु है जिस पर 30 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, 30 न्यूटन का लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, 50 न्यूटन का अपवर्ड लग रहा है, 50 न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको चेक करते हैं कि ये वस्तु इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टली देखेंगे, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल या वाई डायरेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यदि एक्स डायरेक्शन में देखें तो इसमें एक साइन कन्वेंशन हमको लेना पड़ेगा। जब भी हम फोर्सेस को सॉल्व करते हैं साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं कि यदि हमने राइट साइड के सारे फोर्सेस पॉजिटिव लिए तो लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर हम इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, यदि राइट साइड के हमने नेगेटिव लिए तो फिर लेफ्ट साइड के पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है, हम कुछ भी ले सकते हैं। राइट का पॉजिटिव ले लें तो लेफ्ट का नेगेटिव लेना पड़ेगा, यदि राइट का नेगेटिव लेंगे तो लेफ्ट का पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हम वर्टिकल में भी करते हैं। यदि हमने अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लिया तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे, यदि अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन हमको ध्यान रखना पड़ता है, उसी के बाद हम फोर्सेस का समेशन करते हैं। ऐसे नहीं करते कि एक डायरेक्शन में फोर्सेस को समेशन करते हैं, इस तरह से करेंगे तो कभी भी समेशन 0 नहीं आएगा, क्योंकि सब एड अप हो जाएंगे। क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है ना फोर्सेस की, तो इस वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी तो कैंसिल आउट होंगे फोर्सेस। तो यदि हम समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन यदि मैं देखूं तो 30 न्यूटन का राइट डायरेक्शन यदि मैंने राइट पॉजिटिव ले लिया तो +30, और लेफ्ट डायरेक्शन को यदि मैंने नेगेटिव लिया तो -30 इज इक्वल टू 0। देखो +30 और -30 कितना आ रहा है? 0। तो ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में तो स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पर रिजल्टेंट फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही है, ये स्टैटिक है, स्टेबल है। इसी तरीके से हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी देखेंगे। 50 न्यूटन अपवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड 50 न्यूटन लग रहा है। यदि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना और डाउनवर्ड को नेगेटिव माना तो +50 -50 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है कि इनका समीशन भी 0 आ रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी। एक तो रेस्ट में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी कोई मूवमेंट नहीं है और वर्टिकल में भी कोई मूवमेंट नहीं है। इट मीन्स ये रेस्ट की कंडीशन में, और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों ही 0 आ रहा है।
इट मीन्स ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो ये एक इसका न्यूमेरिकल है छोटा सा। सेम न्यूमेरिकल एक और भी हमने बनाया है यहाँ पर, आप देखेंगे तो राइट डायरेक्शन में 75 न्यूटन का, लेफ्ट डायरेक्शन में 75 न्यूटन का, अपर डायरेक्शन में 50 न्यूटन का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन का। यदि हम वही साइन कन्वेंशन लेंगे कि राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, तो प्लस 75 माइनस 75 इज इक्वल टू 0 और प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया सिंपल फोर्सेस को सॉल्व करना। अब यदि इसमें इंक्लाइंड फोर्सेस होते हैं, जैसे दिमाग में आता है कई बार कि ये तो सीधे सीधे फोर्स लग रहे हैं, यदि इंक्लाइंड फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या करेंगे? यदि मान लो इसमें एक इंक्लाइंड फोर्स लग रहा होता तो फिर हम उसके दो कंपोनेंट बनाते, क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं तो फिर उसका एंगल भी देते हैं, जो सतह होती है उससे एंगल भी बताते हैं कि कितने एंगल पे। तो उस एंगल के हिसाब से जिस साइड छोटा एंगल होता है उस साइड कॉस लेते हैं, जिस साइड बड़ा होता है उस साइड साइन लेते हैं। यदि कोई इंक्लाइंड फोर्स भी होता तो उस कंडीशन में भी हम उसको कॉस थीटा और साइन थीटा में रिजॉल्व कर लेते और एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल में चला जाता, एक कंपोनेंट वर्टिकल में चला जाता, और उसके बाद हम देख लेते कि रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो आते हैं तो कंडीशन रेस्ट की है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यदि नहीं आ रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो, इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में भी यदि इंक्लाइन लग रहा होता तो वहाँ पे भी हम देख सकते थे। और कभी ये मत सोचिए, जैसे ये सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं 75 न्यूटन का इधर लग रहा है, 75 न्यूटन का इधर लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही फोर्स लगे। यदि मैं इसमें दो फोर्स लगा दूँ कि लेफ्ट साइड में तो मैंने 75 न्यूटन का लगा दिया और राइट साइड में मैं 75 के दो पार्ट कर लूँ, 50 प्लस 25, तो मैंने एक फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, एक फोर्स लगा दिया 25 न्यूटन का एक ही डायरेक्ट राइट साइड में, तो भी वो इसी तरह से काउंट होंगे। यदि मान लो मैंने इस तरीके से लगाया तो मैं कैसी इक्वेशन बनेगी? +50 +25 -75 इज इक्वल टू 0, यदि राइट को मैं पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव ले रहा हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही फोर्स होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 4 10 कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं। हम उनको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। यदि उनका समीशन 0 आता है तो हम उनको उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मानेंगे। तो इसकी ये दो कंडीशंस हैं कि आपको एक्स डायरेक्शन में देखना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में, दो देखना है। ये दो उसकी कंडीशंस हो गई। उसके बाद यदि इंक्लाइंड फोर्सेस होते हैं तो इंक्लाइंड फोर्सेस को मैंने बता दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन ये होगी कि यदि एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो भी हम उसको राइट साइड और अपवर्ड और डाउनवर्ड में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने हो रहे हैं। तो इस तरह से हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट देख सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है कि नहीं। मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम फोर्सेस पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि भविष्य हेतु आपको ये मददगार साबित होगा। धन्यवाद।